कहीं सोचो आपको कहीं ट्रैवल करना है एंड आपने डिसाइड किया है कि आप फ़्लाइट से ट्रैवल करोगे। आपने टिकट्स बुक कर लिए हैं और अब आपको जाना है फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो आप पहले एयरपोर्ट जाओगे, वहाँ पे आपको टिकट दिखाना होगा, आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको फ़्लाइट में एंट्री अलाउड होगी, राइट? उसी को हम लोग कहते हैं ऑथेंटिकेशन। बेसिकली इट्स अबाउट प्रूविंग हु यू आर, कि आप कौन हो, राइट? जैसे मैं यहाँ इस केस में बताया कि मैं अनिकेत हूँ और आई एम अ पैसेंजर, टिकट दिखाया मैंने, अपनी आईडी दिखाई। तो सिस्टम क्या करता है, चेक करता है आपकी आइडेंटिटी को। इट कैन बी यूजिंग क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड सो ऑन। अगर आपकी क्रेडेंशियल्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो वैलिड हैं, देन यू आर ऑथेंटिकेटेड, आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर नहीं है तो मतलब यू विल नॉट बी अलाउड, यू विल नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। अब ये तो हो गया ऑथेंटिकेशन। अब समझते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। गाइस आप सोचो, आप एयरपोर्ट में एंटर कर गए हो, बट अगर आपको फ्लाइट में बैठना है तो आपको क्या करना होगा, सीट चूज़ करनी होगी अपनी, जो भी आपकी टिकट में है। अब सोचो, अगर आपने इकोनॉमिक क्लास की टिकट बुक करी है तो क्या आप बिजनेस क्लास सीट पर बैठ पाओगे? नहीं, राइट? बिजनेस क्लास में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पास इकोनॉमी क्लास की टिकट है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑथराइजेशन। इट्स अबाउट दैट व्हाट यू आर अलाउड टू डू आफ्टर द ऑथेंटिकेशन। आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, उसके बाद आपके पास क्या क्या एक्सेस है, परमिशन है, आप क्या कर सकते हो, क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली। उसी को हम लोग कहते हैं ऑथराइजेशन। अब ये तो हो गई एक फ़्लाइट के एग्जांपल से। इन जनरल ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मेरा क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जब हम कहते हैं एपीआईज में, तब इन दोनों कॉन्सेप्ट का क्या यूज़ है, क्या सेंस है। अब सोचो, अगर कोई भी आपकी एपीआईज को कॉल कर लेगा ऐसे ही, तो दैट इज़ अ बैड थिंग, राइट? आप अपना डेटा एक्सपोज कर रहे हो, राइट? इट कैन बी कॉन्फिडेंशियल या लॉट्स ऑफ डेटा होता है। ऐसे ही थोड़ी ना आप किसी को भी अलाउ कर दोगे अपनी एपीआईज को एक्सेस करना, अनलेस यू रियली वांट टू, राइट? लाइक सम पब्लिक एपीआईज और समथिंग। बट जनरली लेट्स से आपकी कंपनी का डेटा है तो आप नहीं चाहोगे कि जो भी आपकी एपीआईज हैं वो कुछ भी डेटा मेरा ऐसे ही सबको एक्सपोज कर दें। तो उस केस में हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन का और ऑथराइजेशन का, जिससे कि हम लोग जो भी हमारी एपीआई की एक्सेस है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें, या हम अलाउ कर सकें उन यूज़र्स को जिनको हम एक्चुअल में जेन्युइनली चाहते हैं एक्सेस देना। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। गाइस ऑथेंटिकेशन सेम ही है ऑलमोस्ट, जैसे कि जनरल में होता है, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है एपीआई में कैसे होता है। तो व्हेन वी से ऑथेंटिकेशन, इट चेक्स हु इज कॉलिंग द एपीआई। ओके, मतलब बेसिकली वो चेक करेगा कि हमारा सर्वर की जो भी हमारा जो एपीआई कॉल कर रहा है वो कौन है। एपीआई कॉल करने वाले की आइडेंटिटी चेक करेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ क्रेडेंशियल्स देते हैं। इट कैन बी यूजिंग एपीआई की और यूज़र नेम, पासवर्ड, या फिर हम एक्सेस टोकन दे सकते हैं। ये सब मैं भी बताऊंगा आगे कि ये कैसे वर्क करता है। बट अभी समझो क्रेडेंशियल्स दे रहे हो, सिंपल समझ लो यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हो, ठीक है? अगर आपके क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं तो एपीआई आपको इशू करेगा एक टोकन। उस टोकन की हेल्प से फिर आप जो है क्या करोगे, आप आगे और उसकी जो एपीआईज हैं उनको कॉल कर सकते हो। बट अगर ये मेरा ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो सर्वर मेरे रिटर्न कर देगा 401 अनऑथराइज्ड। 401 मतलब ये हमारा जो स्टेटस कोड होता है, हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था, 401। तो ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कॉमन ऑथेंटिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं, राइट? जैसे एक मेथड हमने ये देखा, एपीआई की देखा, यूजर नेम पासवर्ड देखा। तो इनको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ, और अगर आप चाहोगे तो बाद में डिटेल वीडियो भी हर एक पे बना दूंगा डेडिकेटेड। बट अभी आपको समझ आ जाए एक्चुअल में क्या होते हैं तो ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एपीआई की ऑथेंटिकेशन। ये क्या होता है, इसमें हम एपीआई की का यूज़ करते हैं बेसिकली। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, एक यूनिक की जनरेट की जाती है हर एक डेवलपर के लिए, या फिर हर एक यूज़र जो कि उस एपीआई को यूज़ करेगा, वो डेडिकेटेड है उस यूज़र के लिए। और उसका हम क्या, उसको यूज़ हम कैसे करेंगे कि जो भी हमारे हेडर होते हैं एपीआई के, वहाँ पे हम लोग सेंड कर देंगे, या फिर किसी क्वेरी के साथ हर एक रिक्वेस्ट में हम उसको सेंड कर देंगे। और सर्वर उसका चेक करेगा कि क्या वो की वैलिड है। अगर वैलिड है तो जो डेटा वो एपीआई से रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे वेदर एपीआई कॉल कर रहे हो, आप गेट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे ऐसे एपीआई की दे दी, सम रैंडम मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है जस्ट फॉर एन एग्जांपल। उसके बाद आपको डेटा मिल जाएगा। सी ऐसे हेडर्स में ऐसे हमने की वैल्यू पैर दिया है। अब इसमें हमें फ़ायदे क्या क्या हैं? ओके, तो सबसे
एक तो इसमें ये इजी टू यूज़, तुमने सीधे एक एपीआई की दी एंड यू आर गुड टू गो, दिस इज़ वाइडली सपोर्टेड। अब कौन सा इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, मतलब सोचो किसी के पास भी एपीआई की अगर लग गई तो वो डेटा आपको एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। सो इसलिए जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत रेयरली कभी होगा कि यूज़र फेसिंग एपीआई में कर रहे हो, मतलब कि जो तुम्हारे कोई कस्टमर्स हैं या आउटसाइड वर्ल्ड में आप यूज़ कर रहे हो, बहुत रेयरली होगा, ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड है। मोस्टली यूज़ होती है अगर आपकी इंटरनल सर्विसेज हैं, मान लो माइक्रो सर्विसेज आपकी हैं बहुत सारी, उनमें से कुछ सर्विस को आपस में कम्युनिकेट करना है, लाइक वन सर्विस टू अदर, उस केस में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सिंपली सब कुछ हमारा इंटरनल है, बाहर भी नहीं जा रहा, तो हमने क्या करा, एपीआई की एक सर्विस को प्रोवाइड कर दिया, वो उससे कम्युनिकेट करता रहेगा दूसरी सर्विस से, डेटा आपस में ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन यूजिंग एपीआई की। अब देखते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, सिंपली हम यूज़र नेम और पासवर्ड को देते हैं जो कि हमारा इनकोड होता है base64 फॉर्मेट में, और उसके बाद हम उसको सेंड कर देते हैं हर एक रिक्वेस्ट के साथ ऑथराइजेशन हेडर में। और जो भी हमारी एपीआई है वो वेरीफाई करती है, मतलब सर्वर्स के साइड पे वेरीफाई होता है कि जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मेरी क्रेडेंशियल्स वैलिड है या नहीं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो आपको डेटा दे देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा कि नहीं, यू आर अनऑथराइज्ड। एग्जाम्पल मुझे प्रोफाइल डिटेल्स अगर चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन दे दिया, और इसमें लाइक बेसिक ऐसे मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, और मतलब ऐसे जाता है जब हम एपीआई कॉल करते हैं, मैं अभी ये बताऊँगा आगे एग्जैक्टली कैसे एपीआई हेडर्स में होता है। वहाँ पे प्रॉपर हम ऐसे ऑथराइजेशन देते हैं हेडर में, और बेसिक हमने बता दिया किस टाइप का है, और उसके बाद हमने जो भी हमारी डिटेल्स है वो हमने base64 में एनकोड करके ऐसे भेज दी। प्रोसेस का ये है कि इट्स सिंपल टू इम्प्लीमेंट, हम इसमें सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं, उसको एनकोड कर रहे हैं base64 में, वो भी काफ़ी इजी होता है एनकोड करना, और बस भेज दे रहे हैं। कौन इसका ये है कि ये इनसिक्योर रहता है अनलेस आप इसको HTTPS के साथ यूज़ करो, क्योंकि पासवर्ड हर रिक्वेस्ट में एक्सपोज हो रहा है, तो इट्स यू कुड से इनसिक्योर। ओके, नाउ टॉक अबाउट सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फिर कुकीज़ बेस्ड। इसमें जनरली आप ऐसा ऐसा कह सकते हो कि जो भी मोस्टली हम वेबसाइट्स में देखते हैं, ब्राउज़र से यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमन अप्रोच रहती है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की। अब ये काम कैसे करती है, कई सोचो यूज़र ने लॉगिन किया, अब आप कुछ क्रेडेंशियल्स दी होंगी या जो भी, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट सेंड की मतलब ब्राउज़र के थ्रू, और अब सर्वर क्या करेगा, बैकएंड पे एक सेशन क्रिएट करेगा, और उसको उसकी डिटेल्स को स्टोर कर लेगा, मतलब कि यहाँ भी लॉगिन हुआ है। उसके बाद वो एक रेस्पॉन्स देगा, बेसिकली रेस्पॉन्स में वो एक कुकी देगा वापस क्लाइंट को, यानी कि ब्राउज़र को। कुकी आप ऐसा समझो, कुकी इज़ लाइक स्मॉल की वैल्यू पेयर्स में डेटा होता है जो कि ब्राउज़र्स स्टोर करते हैं वेबसाइट के लिए, स्पेसिफिक टू डेटा। उसके बाद जैसे हर एक रिक्वेस्ट में ब्राउज़र क्या करेगा, उस कुकी को भेजेगा वापस से सर्वर को, उसी को हम कुकी कहते हैं। तो अब ब्राउज़र क्या करेगा मेरा, अगेन वही चीज़ कि सेंड करेगा रिक्वेस्ट के साथ हर बार उस कुकी को, फॉर एग्जांपल ऐसे करके लाइक कुकी है, और उसमें क्या क्या होगा हमारा, उसमें हो सकती है हमारी सेशन आईडी हो सकती है हमारी वहाँ पे। नाउ सर्वर वेरीफाई करेगा कि हाँ इफ दिस सेशन आईडी इज़ वैलिड, या फिर केवल एक्सपायर नहीं हुई है, तो वो अलाउ कर देगा उसको, और उसके बाद क्या करेगा, डेटा उसको मिल जाएगा। और अगर मान लो आप लॉग आउट करते हो या कुछ भी रहता है, तो उसके बाद से वो काम नहीं करता है। अब प्रो इसका ये है कि ये वेबसाइट से बहुत कॉमन रहती है, क्योंकि ये कुकीज़ सेव करना है ये सब बहुत अच्छे से सपोर्ट होता है ब्राउज़र में। बट कौन इसका ये है कि मॉडर्न जो हम एपीआई रहती हैं हमारी, जैसे रेस्ट है हमारी, जो कि स्टेटलेस होती हैं, उसमें लेस कॉमन है। स्टेटलेस से इसका क्या मतलब है, स्टेटलेस से इसका ये मतलब है कि जैसे रेस्ट में हम कहते हैं कि जो भी हर एक रिक्वेस्ट जा रही है, वो रिमेंबर, सर्वर डजंट रिमेंबर अबाउट द प्रीवियस रिक्वेस्ट, बेसिकली कि वो सर्वर कुछ भी मेरी स्टेट को मेंटेन नहीं करता कि, बट इस केस में क्या है, ऑफ कोर्स सर्वर सेशन मेंटेन कर रहा है, राइट। तो रेस्ट में जनरली हम लोग टोकन्स प्रीफर करते हैं, भाई हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे। तो और इट्स नॉट लाइक कि टोकन्स के हेल्प से हम ब्राउज़र में काम नहीं कर सकते, वी एब्सोल्युटली कैन, बट ये जो अप्रोच है ये काफ़ी कॉमन रहता है हमारा ब्राउज़र वेब बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन होता है उसमें। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट JWT टोकन नाउ। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म कह लो जेसन वेब टोकन होती है, और इट्स अ टाइप ऑफ बेयरर टोकन।
बेयर टोकन समझ लो कि एक जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं तो इसके ऑथराइजेशन में स्पेसिफिकली हम लोग मेंशन कर सकते हैं दैट इट्स अ बेयर टोकन। नाउ अब इसमें होता क्या है, इस पे तो मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ही, बट अभी के लिए फ्लो में हम लोग समझ लेते हैं इन ब्रीफ कि ये कैसे काम करता है और क्या है बेसिकली। नाउ इसमें क्या, वही अगेन सेम थिंग कि यूज़र लॉगिन करेगा एक बार और सर्वर उसको इशू कर देगा एक टोकन। ठीक है, बेसिकली JWT टोकन। उसके बाद जो टोकन है वो जब भी हमने रिक्वेस्ट अब भेजी हर बार, उस टोकन को हम लोग सेंड करेंगे ऑथराइजेशन हेडर में। लाइक बियरर का एग्जांपल यहाँ जैसे ये है, ऑथराइजेशन हेडर में ऑर्डर एपीआई के लिए बियरर और उसके बाद मैंने स्पेस और ऐसा करके भेज दिया जो मेरा ये टोकन था। और उसके बाद क्या होगा, जो सर्वर है मेरा वो वेरीफाई करेगा इसको, टोकन को, और अगर सब कुछ डिटेल्स सही हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है, जेडब्ल्यू के अंदर यूज़र इन्फो भी होती है, रोल्स भी होते हैं, एक्सपायरी टाइम भी होता है कि कब तक मेरा वो टोकन वैलिड है, उसकी उसका एक्सपायरी टाइम क्या है मेरा। ठीक है, और रोल्स क्या है, मतलब परमिशन क्या क्या अलाउड है उस स्पेसिफिक टोकन के लिए। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, बट अगर इट्स इनवैलिड तो ऑफकोर्स इट विल से अनऑथराइज, या फिर रोल नहीं है तो फिर फॉरबिडन, इस तरह से। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। ये सिक्योर रहता है काफ़ी ज़्यादा, और स्टेटलेस, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी सेशन को स्टोर नहीं करते हैं। कौन इसका ये है कि अगर ये टोकन किसी ने चुरा लिया तो जिसने भी चुराया उसके पास पूरा एक्सेस मिल जाएगा जब तक मेरा टोकन एक्सपायर नहीं हो जाता। तो वी हैव टू केयरफुली डिसाइड कि हम इसको कैसे यूज़ करना है सो दैट वी कैन सेव गार्ड इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट OAuth। ये बहुत पॉपुलर है, आपने देखा भी होगा, आप जनरली जब डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होगे और आपको पता नहीं होगा कैसे। आप सोचो, चलो इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी आप लोग लेट्स से इंस्टाग्राम पर लॉगिन करते हो या लिंक्डइन पर लॉगिन करते हो या कहीं भी किसी भी ऐसी एप्लीकेशन पे, वहाँ पर देखा होगा लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, या फिर लॉगिन विद फेसबुक। ऐसे जहाँ भी आपने देखा होगा वहाँ पे OAuth ही हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है वो कि बेसिकली अलाउ कर रहा है यूज़र को, ग्रांट कर रहा है लिमिटेड एक्सेस। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ लॉगिन विद गूगल, तो उसमें जो गूगल पे आपका अकाउंट है वो उसको लिमिटेड यूजर्स देगा। वो आपको दिखाता भी होगा वहाँ पे कि आई एम अलाउइंग योर प्रोफाइल डेटा, या फिर आपका जैसे नेम, ईमेल, कुछ जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स है वो शेयर करेगा जहाँ पे भी आप कर रहे हो। लाइक अगर आप लिंक्डइन पे कर रहे हो लॉग इन विद गूगल, तो कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ, या फिर कह लो एक तरह से नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पे वो शेयर कर देगा लिंक्डइन के साथ, जिससे आप इजीली वहाँ पे लॉग इन कर सको। इससे आपने अपना पासवर्ड शेयर नहीं करा गूगल का, राइट। लेकिन वही है, अगर मान लो कहीं पे आप एग्जाम्पल्स का देखते हो तो वही जो मैंने अभी बताया आपको कि पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेड क्या करता है, एक टोकन बैकग्राउंड में लेता है जिसकी हेल्प से वो ये सब चीज़ें करता है। और डिटेल में समझेंगे बाद में वो लोग और क्या होता है, इसका पूरा फ्लो क्या होता है। बट अभी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको समझने के लिए। और प्रोज इसके मेरे ये हैं कि ये बहुत सिक्योर रहता है और सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी ऐप्स को बहुत अच्छे से। मतलब जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स मेरी होती हैं उनमें बहुत अच्छा रहता है कि हर एक का अलग अपना हम ऑथेंटिकेशन करें। सिंपली जो भी हमारे पास है उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अब कौन इसका ये रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करना कंपेयर टू अदर्स। एक और मेथड होता है मेरा ऑथेंटिकेशन का, म्यूचुअल TLS। इसमें क्या होता है कि जो दोनों क्लाइंट और सर्वर है मेरे, दोनों ही सर्टिफिकेट दिखाते हैं एक दूसरे को। मतलब सर्वर तो दिखाएगा क्लाइंट को, क्लाइंट भी दिखाएगा, टू इंश्योर करने के लिए कि क्या क्लाइंट सर्वर को ट्रस्ट कर सकता है, बट साथ में सर्वर भी क्या क्लाइंट को मेरा ट्रस्ट कर सकता है या फिर नहीं। जब दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं उसके बाद आगे कनेक्शन सेटअप होता है और फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसको जनरली बैंकिंग या फिर जो फाइनेंशियल हमारी APIs होती हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑथराइजेशन इन APIs। तो जैसे हमने जनरल में समझा ऑथराइजेशन क्या होता है, सिमिलरली APIs में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अब आपको एक्सेस तो मिल गया API का, बट वो चेक करेगा कि जो कॉल कर रहा है API को उसके पास क्या करने का एक्सेस है, व्हाट ही इज़ अलाउड टू डू, क्या रोल उसके पास है, क्या परमिशन उसके पास है आफ्टर द ऑथेंटिकेशन। तो इसमें बेसिकली डिसाइड करेगा कि जो भी आपने आइडेंटिटी बताई है अपनी, उसके पास एक्सेस क्या क्या एक्सेस है, जो भी रिसोर्स आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी डेटा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको एक्सेस करने का। फॉर एग्जांपल मान लो
मेरे पास जैसे आपने ऑथेंटिकेट किया एज अ यूज़र किया, मतलब आपने लेट से जो भी आपने लॉगिन किया अपने क्रेडेंशियल से, और जो भी टोकन आप दे रहे हो उसके पास रोल यूज़र का है सिर्फ। तो यूज़र के पास प्रोफाइल देखने का एक्सेस है, बट उसके पास एडमिन की रिपोर्ट्स का एक्सेस नहीं है बेसिकली। मतलब अगर आपने रोल वाले से ऑथेंटिकेट किया, टोकन आपके पास इसका है, बट अगर आप ये तो डेटा मिल जाएगा आपको प्रोफाइल को एक्सेस करने का, मगर अगर आप एडमिन का डेटा देखना चाहते हो तो वो अलाउ वो नहीं करेगा। वो क्या रिटर्न करेगा? 403 फॉरबिडन। ओके, बट अगर आपके पास एक्सेस रोल्स हैं, वो अगर आपके पास एडमिन के प्रिविलेजेस हैं, तब आप लोग उसको एक्सेस कर पाओगे। तो यही होता है हमारा ऑथराइजेशन इन एपीआईज। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल एपीआई फ्लो कैसे होता है, जब हम किसी एपीआई को कॉल करते हैं इंडस्ट्री में कैसे काम करती हैं चीज़ें। सबसे पहले तो मान लो वही होगा, ऑथेंटिकेशन होगा। किसी भी आप जो भी आपने वहाँ पे प्रोसेस मेथड फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा यूज़र नेम पासवर्ड वाला कर रखा है, बट इट कैन बी अदर एज वेल। और आपने जो भी क्रेडेंशियल्स चीज़ आपने दिया आपने, और उसके बाद आपको रेस्पॉन्स मिला टोकन में, तो बेसिकली मतलब कि आप लोग ऑथेंटिकेट हो चुके हो। अगर यहाँ पे गलत होता है तो आपको वो अनऑथराइज बोल देता। अब जब टोकन मिल गया, अब आप जो भी डेटा आपको चाहिए, तो उसके बाद आप लोग इस टोकन को भेज के वहाँ से क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे डेटा, राइट? तो अब क्या होगा? अब आप इसमें बेसिकली क्या करोगे? आई थिंक आई मिस समथिंग। ओके, यहाँ पे मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ किया है, और यहाँ मैंने बियरर दिया है, तो हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स बाय मिस्टेक। ओके, तो नाउ लेट्स से कि अब हमें उस टोकन का हमें यूज़ करना है डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हम एपीआई हमने की डिटेल्स हमने दी, जो भी हमने गेट किया, इट कैन बी अदर मेथड एज वेल, होस्ट जो भी आपकी जो डोमेन है, और आपने ऑथराइजेशन में दिया, यहाँ पे मैंने बियरर टोकन दिया है, बियरर और उसके बाद टोकन, कैन बी ड्यूरेबिलिटी टोकन एक्सेट्रा। अब टोकन के पास अगर रोल आपके पास एडमिन का है, क्योंकि देखो मैंने एडमिन रिपोर्ट को किया रिक्वेस्ट, तब तो सक्सेस हो जाएगा, उसको डेटा मिल जाएगा। बट आपके पास अगर इसका रोल नहीं है एडमिन का, कोई और रोल है, फॉर एग्जांपल यूज़र का रोल है, तो वो फॉरबिडन कर देगा कि नहीं, आपके पास एक्सेस नहीं है। यही होता है हमारा फ्लो। अब इसको हम डिटेल में अच्छे से अभी देखेंगे डेमो में, बट उससे पहले आप ये देख लो कि ये दो जो एरर कोड्स हैं मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के पर्पस से। क्या रहते हैं? ये हमारे एच टी टी पी स्टेटस कोड्स हैं, जब हम ए पी आई कॉल करते हैं तो हमें मिलते हैं सर्वर से। अगर आपने क्रेडेंशियल आपने गलत डाली है या कुछ मिसिंग है, बेसिकली दैट यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, ओके, ऑथेंटिकेटेड नहीं हो आप, उस केस में वो बताएगा आपको 401 अनऑथराइज्ड। 403 फॉरवर्डन हमको तब मिलता है जब आप ऑथराइज नहीं हो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, ऑथेंटिकेट हो बट आपके पास रोल नहीं है, परमिशन नहीं है उसकी, उसको हम लोग क्या तब मिलता है ना 403। अब डेमो देख लेते हैं इसका, जो भी हमने देखा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के फ्लो का। चलिए, हाँ, डेमो के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा इस सेम वीडियो में ही एपीआई हेडर्स। चलो अभी डेमो देख लेते हैं। ओके, तो मैंने गाइज यहाँ पे एक अपने लोकल पे ही एक सर्वर रन कर रखा है, लोकली एक एप्लीकेशन जो कि हमें हेल्प करेगी टेस्ट करने में। ये तो मैंने एक सिंपल सी एपीआई रखी है, एक प्रोफाइल को गेट करने के लिए, और एक जो एडमिन का डेटा है उसको करने के लिए, और एक हमें हमारा टोकन देगी। तो स्टेप वन हम कब से पहले करते हैं? ऑथेंटिकेशन, हम टोकन लेते हैं। तो अब ये मेरा यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा? बेसिकली कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, बॉडी में पोस्ट रिक्वेस्ट मेरी ये है, और ये मेरा यूआरएल हो गया, और मैंने सेंड कर दी रिक्वेस्ट। अब देखो मुझे यहाँ टोकन मिल गया। अब इस टोकन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और अपनी जो एपीआई है उसमें यूज़ करूँगा जो डेटा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑथराइजेशन में जाऊँगा यहाँ पे, और मुझे बीएरआर करना है यहाँ पे टोकन देने के लिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया सेम टोकन। अब प्रोफाइल डिटेल्स मुझे चाहिए, तो ये क्या करेगा मेरा? देखो, अब इसने मुझे इस प्रोफाइल का डेटा दे दिया। अब इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, सबसे पहले हमने क्या करा? ऑथेंटिकेशन करा। उसके बाद इसने रोल देखा कि हाँ, इसके पास यूज़र का रोल था, यूज़र के पास एक्सेस था प्रोफाइल डेटा को एक्सेस करने का, तो उसने उसको दे दिया। यहाँ पे देखो रोल क्लियरली मेंशन है यूज़र। ठीक है, अब मुझे डेटा मिल गया। अब सोचो ये गलत होता, लेट्स डू इट दैट वे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड दिया होता, मान लो कुछ
ऐसे दिया होता। देखो यहाँ इस केस में मुझे क्या मिला, अनऑथराइज मिला 401, मतलब क्रेडेंशियल मेरे गलत थे। बट हाँ, इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना नेमिंग से। आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तो अनऑथराइज है, अनऑथेंटिकेटेड क्यों नहीं है। तो ये जो HTTP के जो स्टैंडर्ड कोड्स हैं ये बहुत पहले लिखे गए थे। और नेमिंग से कंफ्यूज मत हो, जब हम ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं तभी हमको 401 अनऑथराइज मिलता है। और अब ये तो हो गया हमारा रॉन्ग पासवर्ड के केस में। बट सोचो अब अगर अगर मुझे सही पासवर्ड भी अगर मेरा है और मुझे टोकन मिला है, बट मेरे पास रोल सिर्फ यूज़र वाला है, उससे अगर मैं कोई एडमिन का डेटा अगर करना चाहता हूँ एक्सेस, क्या मैं कर पाऊँगा वो देखते हैं। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए राइट, क्योंकि उसके पास रोल नहीं है। तो देखते हैं क्या मिलता है उसको। मैंने सेंड किया, देखो क्या आ गया, जैसे हमने पढ़ा था, फॉरबिडन, नॉट अलाउड। और स्टेटस कोड देखो क्या आया, 403 फॉरबिडन। तो बेसिकली यहाँ इस स्टेप पे हमारा क्या हुआ, ऑथराइजेशन हुआ। ऑथेंटिकेट तो हो गया था वो, बट अब क्या हुआ, ऑथराइजेशन। मगर उसके पास करेक्ट रोल नहीं था, एक्सेस नहीं था एडमिन डेटा का, तो नहीं कर पाया। चलो देखते हैं अगर उसके पास होता तब कैसे करता। अब बात करते हैं, रुको मैं दिखाता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। लेट्स यूज़ दिस, ये मैं एडमिन के क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, बॉब मेरा एडमिन है इस केस में। अब जो टोकन मुझे मिलेगा उसके पास मेरा परमिशन होंगे, एडमिन डेटा की रोल होगा बेसिकली। एक और चीज़, अब जो इसके पास दोनों रोल है, मतलब वो एडमिन जो मेरा है वो प्रोफाइल डेटा भी देख सकता है। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो आ गया रोल, आ गया एडमिन बॉब, ये सब डिटेल्स हमारी आ गई। अब देखते हैं ये एडमिन डेटा को एक्सेस कर पाएगा या नहीं। सही कर लिया, क्योंकि इसके पास रोल था एडमिन का, इस वजह से वो एडमिन डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। ये एक सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ये डेटा रख दिया था। तो बस यही था हमारा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का पूरा फ्लो का डेमो। अब देख लेते हैं कि हमारे API हेडर्स क्या होते हैं। चलिए, ओके गाइस, तो API हेडर्स क्या होते हैं। API हेडर्स बेसिकली कह लो की वैल्यू पेयर्स रहते हैं, जो कि हम API रिक्वेस्ट के साथ भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं। की वैल्यू पेयर्स में जनरली एक मेटा डेटा होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फो होता है अबाउट द API या फिर उसका जो डेटा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि हम ये बताते हैं कि जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है, कौन उसको भेज रहा है, उसको कैश कैसे करना है, कुछ ये सब चीज़ें हमारी होती हैं API हेडर्स में। अगर हेडर्स नहीं होंगे तो सर्वर या फिर क्लाइंट को ये नहीं पता होगा कैसे उस रिक्वेस्ट को या कह लो रेस्पॉन्स को हैंडल करना है। तो समझ लेते हैं कि अब इनके टाइप्स क्या होते हैं। कॉमन टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं जनरली। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल हेडर्स की। जो जनरल हेडर्स वो होते हैं जो बोथ रिक्वेस्ट में भी अप्लाई होते हैं और रेस्पॉन्स हेडर्स में भी अप्लाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल डेट हो गया तुम्हारा, जो कि बताएगा कि मैसेज कब सेंड हुआ था। या कैश कंट्रोल हो गए, या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नो कैश के बोल दिया, तो आप बता रहे हो क्लाइंट या सर्वर को कि कैश नहीं करना है। इस टाइप के जो होते हैं ये हमारे जनरल हेडर्स में आते हैं, जो कि दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट हेडर्स की। ठीक है, तो ये बताता है कि क्लाइंट को एक्चुअल में सर्वर से क्या चाहिए जब वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो अब जैसे ये कुछ तो हमने अभी देख भी लिया है, ऑथराइजेशन करना जिसमें हमारा क्रेडेंशियल्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, या फिर हमारा कंटेंट टाइप बताता है सर्वर को इसकी बॉडी में जो वो डेटा भेज रहा है वो किस फॉर्मेट में एक्चुअली। फॉर एग्जांपल इट कैन बी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जेसन फॉर्मेट में हो सकता है। एक्सेप्ट वो सर्वर को ये बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम द, मतलब उसको किस फॉर्मेट में जो है रेस्पॉन्स चाहिए सर्वर से। और यूज़र एजेंट मेरा क्या होता है, यूज़र एजेंट मेरा बताता है इन्फो अबाउट द क्लाइंट, मतलब जहाँ से वो API कॉल हो रही है। इट कैन बी ब्राउज़र और ऐप, या फिर कोई API क्लाइंट आप लोग यूज़ कर रहे हो लाइक कोड में। फॉर एग्जांपल होते हैं कुछ लाइक अपोलो क्लाइंट होता है, आई थिंक अपाचे क्लाइंट भी होता है आई थिंक। नेक्स्ट हमारा होस्ट हो गया। जैसे अब होस्ट बताता है कि डोमेन के बारे में सर्वर की। फॉर एग्जांपल इट कैन बी api.example.com, मैंने बस एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो ये होते हैं हमारे रिक्वेस्ट हेडर्स जनरल। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स हेडर्स मेरे क्या होते हैं। जो रेस्पॉन्स सर्वर मुझे दे रहा है क्लाइंट से, उसमें हम लोग हेडर में कुछ डिटेल्स भेज सकते हैं। अब वो उसमें क्या रहता है, एक तो वही अपना कंटेंट टाइप, क्लाइंट को बता रहा है कि किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स है।
और कुकी सेट करना, जैसे हमने पढ़ा था ना सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में, कि सर्वर सेट कर देता है कुकीज़ को। वो यहाँ पे आ गया हमारा। अब अलाउ क्लाउड, अलाउ कंट्रोल, अलाउ ओरिजिन, ये सी ओ आर एस में यूज़ होता है। सी ओ आर एस में क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब कई सोचो ऐसा, जब ऐसा होता है जब हम लोग वेबसाइट जो हमारी होती हैं और ब्राउज़र से हम कुछ डेटा बैकएंड से लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या होता है कि अगर उनका ओरिजिन डिफरेंट है, मतलब डोमेन, पोर्ट, ये सब चीज़ अगर डिफरेंट हैं फ्रंट एंड के और बैक एंड के तुम्हारे, तो वो डेटा फेच नहीं कर पाता, अलाउ नहीं करता। तो उस केस में क्या होता है, हम इसका यूज़ करते हैं जो कि इवन इफ दे आर डिफरेंट, वो डेटा ठीक से फेच कर पाए। तो उससे रिलेटेड चीज़ों में ही ये इसका यूज़ होता है। और डिटेल में मैं अगर आप चाहो तो बता दूंगा इसको, और मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है इसको। और नेक्स्ट है हमारा कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ हमारी क्या होती है, मतलब बेसिकली ये बताता है कि जो रिस्पॉन्स बॉडी है वो बाइट्स में उसका लेंथ कितना है। जैसे यहाँ एग्जांपल 340 बाइट्स। तो इस टाइप की चीज़ें हमारी इसमें आ गई रिस्पॉन्स हेडर में। मोस्ट कॉमन जो आप देखोगे इंडस्ट्री में जो एपीआई में यूज़ होते हैं हेडर्स, वो हमारे ये हैं जनरली। ऑथराइजेशन हो गया, कंटेंट टाइप हो गया, और या एक्सेप्ट हो गया, कैश कंट्रोल हो गया, और यूज़र एजेंट हो गया। चलो, यही थे हमारे गाइस एपीआई हेडर्स। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ डाउट्स हैं आपको तो आप प्लीज़ पूछिए मुझसे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में, या इनमें से किसी भी सब टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो तो बताना, मैं बना दूंगा। और लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, और कीप लर्निंग।